करते हैं इसरो को लेकर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसरो एक डेवलप कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल। नहीं, आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। देखो, आपको पहले आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूं। मेरे को क्या सबसे पहले पीछे लेके जाना पड़ता है आपको, तब क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए हर चीज। तो हमारे जो इसरो की जो शुरुआत हुई है ना, सभी को मालूम ही है, 1969 में इसरो का हमने एस्टेब्लिशमेंट किया और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सोमनाथ जी अभी चेयरपर्सन है। और हमारे यहाँ पे जो हम लोग लॉन्चिंग व्हीकल जो लॉन्च करते हैं वो कहाँ से, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम तो तिरुवनंतपुरम के अंदर है, टैरल्स जिसको हम लोग कहते हैं, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। इसी प्रकार से सतीश धवन स्पेस सेंटर है और एक और प्लांट जो हमने स्टेशन है वो एक और करा हुआ है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कुल मिला के 13,000 करोड़ का नियर बाय 1.5 से लेकर 2 बिलियन डॉलर का हमारा बजट है ना। बजट बहुत कम है, कम बजट के अंदर इसरो बहुत ही खतरनाक लेवल के काम करता है ना। नासा का बजट पता है कितना है हमारा, 1.5-2 बिलियन डॉलर है ना। नासा का है 24 से 25 बिलियन डॉलर। आप समझ सकते हैं कितना भयंकर बजट है। इतने कम बजट में भी हम लोग बहुत खतरनाक काम करते हैं। हमारे इसरो के जो मिशन की शुरुआत हुई दोस्तों, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी वो थुम्बा से हुई थी। थुम्बा इक्वेटोरियल जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है ना, तिरुवनंतपुरम के पास में, वहां से शुरुआत हुई थी। हमने थुम्बा को क्यों सेलेक्ट किया दोस्तों रॉकेट लॉन्च करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जितना इक्वेटर के पास में होगा ना कोई भी एरिया, उतना ज्यादा बेहतर होता है, उतना ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम देखने को मिलता है, उतना ही आपका फ्यूल है जो कि कम लगता है। समझ गए मेरी बात। तो इसीलिए हमने, है ना, थुम्बा के अंदर है जो कि इसको स्टैब्लिश किया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, और पानी भी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअली लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। मैंने आपको बताया ना, इक्वेटर के जितना करीब होगा बेटर होगा, साथ में पानी भी होना चाहिए, वो उसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट। तो कई सारी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सबके अकॉर्डिंगली हमने फाइनली जो जगह चुनी, हमने कौन सी चुनी, तिरुवनंतपुरम चुनी, ठीक है। ये हमने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि बनाया है, क्योंकि जो मैग्नेटिक इक्वेटर जो है वो यहीं से ही पास होता है, ठीक है गाइस। तो 1963 के अंदर हमने क्या हुआ, पहला साउंडिंग रॉकेट है जो कि लॉन्च किया, और उसका नाम क्या था साउंडिंग रॉकेट का। जो फर्स्ट जो रॉकेट था उसका नाम था नाइकी अपाचे। ये हमने यूएसए से लिया था, समझ गए मेरी बात। साउंडिंग रॉकेट था और हमारा बस मोटिव ये था कि हम इसको अपर एटमॉस्फेयर तक लेके जा सके, तो ये हमने यूएसए से मंगवाया था। उसके बाद हमने सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन है वो सेटअप किया अहमदाबाद के अंदर। उसके बाद हमने पहला खुद का जो इंडिजिनियस साउंडिंग रॉकेट है उसको बोलते हैं RH-75, ये हमने 1967 में लॉन्च किया। और उसके बाद आपने वो फोटोज तो देखी होगी, हम लोग साइकिल पे लेकर, साइकिल के ऊपर लेके जा रहे थे रॉकेट को छोड़ने के लिए। तो हम लोग, है ना, बहुत मेहनत से हमने हमारे स्पेस प्रोग्राम में जो कि लॉन्च करे। उसके बाद फाइनली दोस्तों फर्स्ट सैटेलाइट जो हमने लॉन्च करी वो 1975 में 19 अप्रैल को करी, आर्यभट्ट नाम की, ओके। और फॉर्मर सोवियत यूनियन से इसको लॉन्च किया गया। और उसके बाद में रशिया के, सोवियत यूनियन और यूएसए के साथ में मिलकर हमने काफी काम करना स्टार्ट किया और हमारे स्पेस के मिशन है जो कि आगे बढ़ गए, समझ गए। तो सबसे पहला तो हमारा साउंडिंग रॉकेट कौन सा हो गया, अपाचे, खुद का हो गया RH-75, और हमारी जो सैटेलाइट हो गई वो हो गई आर्यभट्ट। तो ये 3 पॉइंट है बेसिक से, ये आपको पता होने चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो लॉन्च व्हीकल, भाई सैटेलाइट को ले जाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो लॉन्च पैड तो जमीन पे रहता है, और एक लॉन्च व्हीकल, है ना। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए मुखर्जी नगर जाना है दिल्ली, तो आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए आपको ले जाने के लिए। उसी तरीके से सैटेलाइट को ले जाने के लिए एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है। वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमने SLV-3 है जो कि बनाया था, देख रहे हो बहुत छोटा सा है। फिर हमने इसमें थोड़ा इंप्रोवाइजेशन किया, थोड़ा वेट इसको ज्यादा बड़ी सैटेलाइट लेके जा सके। फिर हमने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। फिर हमने दोस्तों PSLV बनाया, ये दुनिया का सबसे सस्ती सैटेलाइट, सस्ते कम कॉस्ट में लेके जाता है और बहुत ही एक्यूरेट है दुनिया का। इसलिए दुनिया के छोटी, हालांकि बहुत ज्यादा वेट लेके नहीं जा सकता PSLV, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट है। दुनिया की बहुत सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं और बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही कम कॉस्ट में लेके जाता है। फिर हमने दोस्तों और बड़ी सैटेलाइट लॉन्च करनी थी, तो फिर हमें क्या करना पड़ता था, यूरोप के पास जाना पड़ता था, है ना। फ्रेंच गुयाना से वो लोग एरिन 5 से लॉन्च करते थे, अमेरिका के पास जाना पड़ता था। तो फिर हमने खुद ने ही बड़ी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए क्या बनाया, GSLV बनाया, है ना। GSLV Mark 1 और Mark 2। फिर हमें और भारी सैटेलाइट ले जाने के लिए हमने क्या बनाया, GSLV Mark 3। 42 मीटर की इसकी हाइट है, सोचो आप, 630 टन इसका वेट है। कहां पर जो सबसे पहली जो थी ना, उसका 17 टन वेट था इसका सिर्फ। तो 17 टन से आप देख सकते हो 630 टन।
और इसमें देखो ये साइड में बूस्टर्स होते हैं और ऊपर ले जाने का काम करते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट जो हमारी सैटेलाइट होती है हमेशा वो सिर्फ इसी वाले पार्ट में होती है, ऊपर वाले में। ये नीचे वाला तो बस सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के काम आता है। बूस्टर्स होते हैं, उसके बाद ये फ्यूल होता है यहाँ पे, सॉलिड लिक्विड या जो भी है ना, और ये फिर उसको ऊपर ले जाके स्टैब्लिश कर देते हैं ये वाली सैटेलाइट को। समझ गए? ये देखिए SLV, ASLV, PSLV, GSLV, और अभी हमारे पास दोस्तों क्या है, GSLV Mark 3 है। तो ये हमारे लॉन्च व्हीकल्स है। अब PSLV और GSLV दोनों में डिफरेंस भी पता होना बहुत जरूरी है, बहुत बार पेपर में पूछते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा PSLV है, 4 स्टेज है, और ये हमारा GSLV 3 स्टेज है। ठीक है, और ये 1993 के अंदर फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, इसकी 2001 के अंदर हुई थी। PSLV नॉर्मली अर्थ ऑब्जर्वेशन जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो दोस्तों डिलीवर करता है 1700 kg तक पेलोड है, जो कि इसमें हो सकता है 900 किलोमीटर तक लेके जा सकता है। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसका ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेके जाएगा। ओके, और इसका वेट भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास होता है। ये 4 स्टेज व्हीकल है और ये 3 स्टेज व्हीकल है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर फर्क है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हम लोग GSLV से भी आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्च व्हीकल जिसको नाम दिया गया है NGLV। ये हम लोग GSLV से भी एडवांस है जो कि लेके आ रहे हैं। तो ये सोमनाथ जी का कहना है। ठीक है, अभी हमें क्या करने की जरूरत है, हमें वापस से सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट्स है उनको रीयूज करने की जरूरत है। अभी ये क्या कर रहा है, एलन मस्क ने यही तो किया है इस पे, है ना, SpaceX में, कि दुनिया क्या कर रही थी, एक रॉकेट से एक सैटेलाइट लेके जा रही थी। ये बोलता है कि एक काम करो, मैं एक ही रॉकेट भेजूंगा, वापस आएगा, फिर सैटेलाइट लेके जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर लेके जाएगा। तो यही तो काम किया है फैल्कॉन 9 ने। इसी वजह से नासा के और दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज SpaceX के पास है। तो हमारे भी बहुत पैसा लगता है, तो हम भी क्या चाहते हैं, रीयूज करना चाहते हैं हमारे लॉन्च व्हीकल को। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जो कि हम लोग बना रहे हैं। तो ये अभी क्या इंजीनियर्स कॉन्क्लेव हुआ था, वहां पर ये स्टेटमेंट है जो कि दिया गया है। और ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट 3 स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है जो कि बनाना चाह रहे हैं। 10 टन तक का जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट इनका पेलोड हो, और इसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्जन है जो कि हम लोग यूज करेंगे, जो कि सस्ता भी होगा और ज्यादा ऊपर भी लेके जाएगा। ठीक है, और वी बिलीव एटलीस्ट 10 टन कैपेबिलिटी टू GTO इज नीडेड। 10 है ना, GTO जो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसके 10 टन तक की कैपेसिटी का हम लोग चाहते हैं कि इसको वेट लेके जा सके। ओके, चलिए, ठीक है गाइस, तो ये सिंपल और बहुत ही रोबस्ट डिजाइन है जो कि इसकी बनाई जाएगी। आने वाले दिनों में आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, इनकी कैपेसिटी क्या, इनका क्या फीचर होगा, क्या एडवांस होगा, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये सब चीजें आपसे बेसिकली पूछ सकते हैं, है ना। अब देखो हमारे जो इसरो का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हेड होते हैं किसके, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, है ना। तो सारे कैबिनेट के तो हेड मतलब प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो उस तरीके से प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो सेक्रेटरी होता है ना, वो हमेशा ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है इसरो का। समझ गए मेरी बात, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो भी सेक्रेटरी बनेगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा इसरो का। अब इसरो की बात करें, इनके पास एक इसरो का काउंसिल भी है, इसके पास में PSU है जो कि इनके लिए काम लेके आता है, NSIL और एंथ्रेक्स, है ना। उसी प्रकार से इन स्पेस भी आज के टाइम पे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि इनके लिए काम लेके आता है विदेश से। स्पेस कमीशन में भी है साइड में, कुछ एक ऑटोनोमस बॉडीज भी बना रखी है कुछ काम करने के लिए। और इसरो के नीचे आप देख सकते हैं ये सारी इनकी सेंट्रल यूनिट्स हैं, कई सारे सेंटर्स हैं इसरो के। तो कुछ इस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि आपको